जमशेदपुर शहर के कदमा थाना क्षेत्र के 97 में रहने वाले टाटा स्टील के फायर ब्रिगेड कर्मचारी दीपक ने जिस तरह से अपने ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 4 लोगों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या की थी, उस घटना को आज भी जमशेदपुर शहर के लोग भूल नहीं पाए हैं। क्योंकि दीपक ने अपनी पत्नी, 2 बेटियों और एक ट्यूशन टीचर की हत्या कर दी थी। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। कुमार अपने परिवार के साथ जमशेदपुर शहर में कदमा थाना इलाके में तिस्ता रोड पर क्वार्टर नंबर 97 में रहता था। परिवार में कोई 4 लोग थे। दीपक, उसकी पत्नी बीणा और उसकी 2 बेटियां। बड़ी बेटी श्रवणी 15 वर्ष की और छोटी बेटी दिव्या 10 वर्ष की थी। खुद दीपक की उम्र 40 वर्ष थी और उसकी पत्नी बीणा लगभग 36 वर्ष की थी। मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला दीपक टाटा स्टील कंपनी में फायर ब्रिगेड कर्मचारी था। पिछले कुछ सालों से नौकरी के सिलसिले में वह जमशेदपुर में रहने लगा था। उसकी सैलरी भी ठीक ठाक थी और साइड बिजनेस के रूप में वो ट्रांसपोर्ट का काम किया करता था, इसलिए घर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दोस्तों ने धोखा देने की वजह से और लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट बंद होने के चलते दीपक के घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और फिर 12 अप्रैल को दीपक ने अपने दोस्त रोशन और उसकी पत्नी आराध्या को लंच पर घर पर बुलाया। सुबह के करीब 9:30 बजे जब दीपक का फोन आया, तब रोशन ने तबीयत ठीक ना होने की बात कहकर दीपक के घर आने से मना कर दिया। लेकिन दीपक के बार बार फोन करने पर रोशन ने कहा कि तबीयत ठीक रही तो वह दोपहर 12 बजे तक आने या ना आने के बारे में बताएगा। रोशन और उसकी बीवी आराध्या से दीपक के पारिवारिक संबंध थे और इसकी वजह यह थी कि दरअसल रोशन आराध्या से प्यार करता था, लेकिन दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। तो उस समय दीपक ने इन दोनों के परिवारों को रजामंद करके रोशन और आराध्या की शादी कराई थी। और दीपक का जो छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट का काम था, वहाँ पर उसके दोस्त रोशन का भी ट्रक चलता था। और रोशन की पत्नी आराध्या दीपक को मामा कहती थी। रोशन और आराध्या कुछ महीने पहले ही जमशेदपुर में शिफ्ट हुए थे, लेकिन जब आराध्या या रोशन का कोई फ़ोन नहीं आया तो दीपक ने दोपहर में करीब 1 बजे अपनी पत्नी बीणा के मोबाइल से आराध्या को फ़ोन करके लंच पर ज़रूर आने के लिए कहा। तो आराध्या मना नहीं कर पाई। उसने कहा, ठीक है मामा जी, हम ज़रूर आएंगे। और दोपहर में करीब 2:30 बजे रोशन अपनी पत्नी आराध्या और 1 साल की बेटी के साथ घर से कदमा में दीपक के घर पहुंचा। और रोशन के साथ उसका साला अंकित भी था, क्योंकि अंकित दिल्ली में रहता था और वह बहन बहनोई से मिलने जमशेदपुर आया हुआ था। रोशन और आराध्या दीपक के घर लंच पर जा रहे थे, इसलिए अंकित घर में अकेला बोर होगा यह सोचकर वह भी उसे साथ लेकर चले आए। दीपक के घर पहुंचने पर दीपक ने ही गेट खोला। उसने रोशन और उसकी बीबी का स्वागत किया, लेकिन उनके साथ तीसरे युवक को देखकर दीपक ने रोशन की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। रोशन ने कहा, यार ये मेरा साला है अंकित और यह दिल्ली से आया है। रोशन उसकी पत्नी और अंकित को ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए दीपक ने कहा, आप लोग बैठक में बैठ, फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आता हूँ। लेकिन जब दीपक पानी लाने के लिए जाने लगा तो आराध्या ने कहा, मामा जी आप पानी लेने के लिए कहाँ जा रहे हो? आप बीड़ा मामी से कह दो। दीपक ने कहा, मैं तुम्हें यह बताना भूल गया कि बीड़ा कुछ देर पहले ही मेरे भाई के घर रांची चली गई है और साथ में दोनों बच्चों को भी लेकर चली गई। फिर दीपक ने कुछ सोचते हुए कहा कि घर में अकेला मैं ही हूँ तो मुझे ही आप लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। आराध्या ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, मामा हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आपने हमें बेकार में लंच पर बुलाया है। जब मामी घर पर नहीं है तो हम लंच के लिए फिर कभी आ जाते। दीपक ने आराध्या को भरोसा दिलाते हुए कहा, जब आपको लंच पर बुलाया है तो बाजार से खाना भी आ जाएगा। दीपक की इस बात पर आराध्या ने अपने पति रोशन की तरफ देखा। रोशन क्या कह सकता था। उसने फ्रिज से पानी लाने जा रहे दीपक को सोफे पर ही बैठा लिया और वह दोनों बातें करने लगे। बात करते हुए अभी 5-6 मिनट ही हुए थे कि आराध्या की बेटी ने बाथरूम कर दिया। आराध्या बेटी को गोद में लेकर बाथरूम में चली गई। बाथरूम में उसने बच्चे को साफ किया। उसके पीछे पीछे रोशन भी अपनी बीवी की मदद के लिए बाथरूम में आ गया। बाथरूम से वापस ड्राइंग रूम में आते समय उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो तेजी से चलकर ड्राइंग रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा दीपक हथौड़ा से अंकित पर हमला कर रहा था। लेकिन रोशन कुछ समझ नहीं पाया कि अचानक ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से दीपक अंकित को मार रहा है। वह दीपक से पूछते हुए अंकित को बचाने की कोशिश करने लगा तो दीपक ने उसकी बच्ची को अपनी ओर खींचते हुए उसे मारने की कोशिश की। रोशन अपनी बच्ची को बचाने लगा तो दीपक ने उस पर भी हथौड़े से हमला कर दिया और रोशन को कहीं चोटें भी लगीं।
लेकिन किसी तरह से रोशन अपनी बेटी, पत्नी और साले को बचाकर वहां से भाग निकला। रोशन के साले अंकित के सिर से खून बह रहा था। उसके सिर पर रूमाल बांधकर खून रोकने की कोशिश की गई। फिर वह कार से सीधे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचे क्योंकि अंकित का इलाज जरूरी था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। रोशन की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया। उसके बाद रोशन ने दीपक के साले विनोद को फ़ोन करके इस पूरी घटना की जानकारी दी। इस घटना के बारे में सुनते ही विनोद को दाल में कुछ काला नजर आने लगा। उसने यह बात अपने छोटे भाई आनंद साहू को बताई। दीपक की ससुराल जमशेदपुर के शास्त्री नगर में ही थी। शाम करीब 4 बजे विनोद और उसके घर वाले दीपक के क्वार्टर पर पहुंचे। वहां गेट पर लगा ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर एसी चल रहा था। विनोद और उसके घर वाले सोच विचार कर ही रहे थे कि इसी बीच रिंकी को ढूंढते हुए उसकी माँ और बहन बिपाशा भी वहां पहुंच गई। उन्होंने बताया कि रिंकी दीपक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती थी और वो सुबह 11 बजे घर से निकली थी, लेकिन वह अभी तक घर नहीं पहुंची। अपनी बहनों की ऑनलाइन क्लास होने के कारण उस दिन रिंकी अपना मोबाइल अपनी बहन को ही देकर चली गई थी। जब रोज की तरह रिंकी समय पर घर वापस नहीं पहुंची तो घर वालों ने दीपक को फोन किया और दीपक ने कहा था कि वह तो ट्यूशन पढ़ाकर जा चुकी है। इसके बाद जब दोपहर के 3 बजे तक घर नहीं पहुंची तो उसकी मां नीलिमा और बहन बिपाशा दीपक के क्वार्टर पर पहुंची थी और इसी चिंता में मां बेटी वहां से सीधा कदमा थाने पहुंची और पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने किसी दुर्घटना होने की आशंका जताते हुए एक बार हॉस्पिटल में देखने की सलाह दी। वे TMH हॉस्पिटल गई, लेकिन वहां पर भी कुछ पता नहीं चला। तो थक हार कर वह दोनों दोबारा दीपक के क्वार्टर पर आए। यहाँ उन्हें विनोद और उसके घर वाले मिले। विनोद ने रिंकी की माँ और उसकी बहन के साथ बात करके दीपक के क्वार्टर के दरवाजे पर लगा हुआ ताला तोड़ दिया। विनोद अंदर कमरे में गया और चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकल आया। उसने बताया कि बीना और उसकी दोनों बेटियां मरी पड़ी हैं। यह सुनकर विनोद के साथ दूसरे लोग भी कमरे में गए। उन्होंने बीना और दोनों बच्चियों को हिलाया डुलाया, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। बीना और उसकी दोनों बेटियों के शव देखकर विनोद और उसके घर वाले रोने लगे। इधर दीपक की पत्नी और बेटियों के शव देखकर रिंकी की मां और बहन को शक हुआ और खोजबीन में रिंकी की एक चप्पल उन्हें बाहर पड़ी मिल गई। इससे उनका संदेह और बढ़ गया और वह घर में रिंकी को तलाश करने लगी। उसकी स्कूटी तो बालकनी में नीचे खड़ी मिली, लेकिन रिंकी कहीं नहीं मिली। उसकी बहन बिपाशा अपनी माँ को दिलासा देते हुए अलग अलग कमरों में पड़ी चीजों को हटाकर देखने लगी और जैसे उसने कमरे में बड़े पलंग का बॉक्स खोला तो उसमें रिंकी का शव पड़ा हुआ था। उसके हाथ बंधे हुए थे और उसकी लाश अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी। रिंकी का शव देखकर नीलिमा और बिपाशा रोने लगी और एक ही क्वार्टर में 4 लोगों की हत्या होने की बात पूरे शहर में फैल गई। सूचना मिलने पर कदमा थाना प्रभारी से लेकर DSP, SP और SSP के अलावा फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस अफसरों ने घटनास्थल का मुआयना किया। उन्हें एक कमरे की दीवार पर खून के छींटे मिले। तलाशी के दौरान कमरे में खून में सना हथौड़ा और खून लगा हुआ था। एक तकिया भी मिला और शराब की बोतल भी मिली। फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट लिए और जरूरी सबूत जुटाए। घटनास्थल पर मिली लाशों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि बीना और उसकी दोनों बेटियों की हत्या कई घंटे पहले की गई थी और पुलिस द्वारा अनुमान यह लगाया गया कि सुबह करीब 11 बजे के बाद ट्यूशन टीचर रिंकी जब दीपक की बेटियों को पढ़ाने आई होगी तो उसने बीना और दोनों बच्चों के शव देखे होंगे और दीपक ने रात खुलने के डर से रिंकी को दूसरे कमरे में ले जाकर मार दिया। रिंकी की हत्या 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे के बीच की गई थी, क्योंकि 1 बजे दीपक ने रोशन की पत्नी आराध्या को लंच पर बुलाने के लिए फोन किया था। 21 साल की रिंकी के अस्त व्यस्त कपड़ों को देखकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का अनुमान भी लगाया गया। पुलिस ने जरूरी जांच पड़ताल और लिखा पढ़ी के बाद चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। पुलिस को इस कार्रवाई में राहत हो गई थी, इसलिए राहत में पोस्टमार्टम नहीं हो सका और इन चारों हत्याओं का शक सीधा दीपक पर था, लेकिन वह फरार हो चुका था और उसका कुछ अता पता नहीं था। दीपक के ससुराल वालों ने उसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वह उस दिन सुबह ही ससुराल गया था। ससुराल पार्श्वनाथ साहू ने दामाद दीपक से जब अपनी बेटी और उसके बच्चों के बारे में पूछा तो उसने कहा था कि वह रांची में उसके भाई के घर पर हैं। पार्श्वनाथ ने पुलिस को बताया कि कदम रोड पर कुछ दिनों से चोरी की वारदात बातें हो रही थीं, इसलिए बीड़ा ने कुछ दिन पहले ही करीब 5 लाख रुपए के अपने कीमती गहने सुरक्षा के लिहाजे से उनके घर पर रख दिए थे। दीपक एक दिन पहले 11 अप्रैल की शाम को भी अपनी ससुराल गया था। वहां बच्चों के साथ खेलता रहा और फिर कुछ देर रुककर चला गया था। इसके बाद दूसरे दिन वह दोबारा आया तो उसने अपने गहने वापस मांगे और हमने उसे वह गहने वापस दे दिए
और गहनों को लेकर वह चला गया। पुलिस ने ससुराल वालों से दीपक का मोबाइल नंबर लेकर उसकी लोकेशन का पता लगाया तो पता चला करीब 3 बजे उसकी आखिरी लोकेशन जमशेदपुर के ही हमार होटल के पास बिष्टपुर में मिली। उसके बाद आज फिर उसका मोबाइल बंद हो गया था और दीपक की बुलेट भी उसके घर पर नहीं मिली। इसलिए पुलिस ने सोचा कि ससुराल से गहने लेकर वह बुलेट से फरार हो गया। इस जांच पड़ताल में पुलिस को अब रात के 10 बज चुके थे, इसलिए पुलिस ने दीपक के क्वार्टर को सील करके जांच को अगले दिन करने का फैसला किया गया और 13 अप्रैल को सुबह से ही पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। दीपक के क्वार्टर की तलाशी में एक कमरे से बी लगाए गमछा और रिंकी के कुछ कपड़े भी मिले और इसी कमरे में पलंग के बॉक्स में रिंकी का शव मिला था। जांच में अभी पता चला कि 12 अप्रैल की सुबह दीपक ससुराल से जो गहने लेकर आया था उसने वह गहने सुबह करीब 10:30 बजे कड़वा उद्यान स्थित RK ज्वेलर्स पर बेच दिए थे। क्योंकि दीपक ज्वेलर का जानने वाला था और तो दुकानदार रमेश सोनी से उसने जमीन खरीदने के लिए इन गहनों को बेचने की बात कही थी और सारे गहनों का वजन 109 ग्राम था और इनका सौदा 4,40,000 रुपये में तय हुआ था। दुकानदार ने रुपए देने के लिए 2-3 घंटों का समय मांगा था। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि इसके बाद दीपक अपने क्वार्टर पर आया होगा और कुछ देर बाद ट्यूशन टीचर रिंकी घोष वहां पहुंची होगी। रिंकी ने कमरे में पड़ी लाशों को देख लिया होगा तो दीपक ने उसको पकड़ लिया होगा और फिर रिंकी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करके सबको पलंग के बॉक्स में छुपा दिया होगा। रिंकी के शव को ठिकाने लगाने के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे दीपक वापस ज्वेलर के पास गया। ज्वेलर्स ने उसे 3 लाख रुपए नकद दिए और बाकी पैसे 1-2 दिन में देने की बात कही तो दीपक ने बाकी बचे 1,40,000 रुपये अपने भाई के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने को कहा तो दुकानदार ने पैसे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद दीपक वापस अपने क्वार्टर पर आया होगा और कुछ देर बाद रोशन अपनी बेटी और अपने साले के साथ लंच करने के लिए दीपक के घर पहुंच गया। वहां दीपक ने अंकित और रोशन पर जानलेवा हमला किया लेकिन वो सब दीपक से बचकर भाग गए। उसके बाद दीपक दोपहर के 3 बजे अपने क्वार्टर पर ताला लगाकर बुलेट से फरार हो गया होगा। पुलिस को दीपक के ससुराल वालों से पूछताछ में पता चला कि दीपक का किसी न किसी बात पर पत्नी वीणा से झगड़ा होता ही रहता था। दीपक अपने पारिवारिक झगड़ों के लिए रोशन और उसकी पत्नी आराध्या को दोषी मानता था। शायद इसलिए दीपक ने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या करने के बाद रोशन और आराध्या को भी जान से मारने की प्लान से ही लंच पर बुलाया था। लेकिन रोशन के साथ लंच पर उसका साला अंकित भी पहुंच गया था और 2 व्यक्तियों के बीच दीपक का हमला अब कमजोर पड़ गया और इस तरह रोशन के परिवार की जान बच गई। और ससुराल वालों से यह भी पता चला कि दीपक अपने बड़ी साले विनोद साहू को भी जान से मारने की फिराक में था। उसने जमीन के संबंध में कोई बात करने के लिए दोपहर में विनोद को फ़ोन करके अपने घर पर बुलाया था लेकिन विनोद काम में व्यस्त होने के कारण दीपक के घर नहीं जा सका क्योंकि विनोद ने कुछ साल पहले ही किसी लड़की से अफेयर के मामले में दीपक की पिटाई कर दी थी। तब से ही दीपक विनोद से रंजिश रखता था। दीपक के छोटे साले आनंद साहू के बयान के आधार पर कदमा थाने में दीपक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। उधर रोशन ने पहले ही दीपक के खिलाफ जानलेवा हमला करने की शिकायत थाने में दर्ज करा दी थी। कोल्हान के DIG राजीव रंजन सिंह ने जमशेदपुर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया और रोशन सहित दीपक के ससुराल वालों से भी पूछताछ की। दूसरी ओर पुलिस ने शवों के पोस्टमार्टम कराने के बाद मृतकों के शव परिजनों को सौंप दिए। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद और सूचना मिलने के बाद भी दीपक के परिवार में से कोई भी जमशेदपुर नहीं आया। वीणा और उसकी बेटियों के शवों का अंतिम संस्कार भी मायके वालों ने ही किया। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि दीपक ने 12 अप्रैल की सुबह हथौड़े से वार करके अपनी पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या की थी। उसने वीणा के सिर में 2 जगह और उसके चेहरे पर भी वार किए थे। फिर तकिए से उसका मुंह दबाया था और बड़ी बेटी सरवड़ी के सिर में पीछे से चोट की गई थी और उसका भी गला दबा गया था। दीपक सबसे ज़्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी दिव्या से करता था लेकिन उसके सिर के पीछे भी तेज चोट मार गई थी जिससे उसके सिर की कई हड्डियां टूट गई थीं। पुलिस के लिए अब दीपक को तलाश करना जरूरी था। उसके दोस्तों और ससुराल वालों से उसके छिपने के ठिकानों के बारे में पूछताछ करके पुलिस ने कई अलग अलग टीमें फिर जमशेदपुर, रांची के अलावा बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तक उसकी तलाश शुरू कर दी गई। कई जगह छापे मारे गए और साथ ही उसकी मोटरसाइकिल की तलाश भी शुरू कर दी गई। पुलिस ने दीपक के भाई और बहनों से भी बात की और उनके मोबाइल नंबरों की भी जाँच की और 4-5 दिन की भागदौड़ के बाद 16 अप्रैल को पुलिस ने दीपक को धनबाद के इलाके से अरेस्ट कर लिया।
दीपक 12 अप्रैल की दोपहर को जमशेदपुर से बुलेट लेकर निकला था और राउरकेला पहुंचा था। बुलेट को उसने रौतेला में ही छोड़ दी। फिर दीपक वहां से टैक्सी लेकर पुरी और रांची से होते हुए 15 अप्रैल को धनबाद पहुंचा और वहां वह एक होटल में रुका, क्योंकि दीपक अपने पास रखे हुए पैसों से 1.5 लाख रुपए अपने भाई के खाते में जमा करना चाहता था। इसलिए वह 16 अप्रैल को धनबाद के प्राइवेट बैंक में जमा करने के लिए गया। बैंक से पैसे जमा होते ही दीपक के भाई के मोबाइल नंबर पर मैसेज आया, क्योंकि पुलिस ने दीपक और उसके भाई का मोबाइल नंबर पहले से ही सर्विलांस पर डाला रखा था। इसलिए दीपक के भाई के नंबर पर मैसेज आते ही पुलिस को दीपक का सुराग मिल गया और तुरंत ही जमशेदपुर ने धनबाद की पुलिस को सूचना दी। धनबाद की पुलिस का आनन फानन में बैंक में पहुंची। ठीक उसी समय दीपक दोबारा बैंक में पहुंचा तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। फिर पुलिस 17 अप्रैल को धनबाद से दीपक को जमशेदपुर लेकर आई। जमशेदपुर में पुलिस ने दीपक से पूछताछ की तो दीपक ने पुलिस को इन 4 हत्याओं की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दीपक ने पुलिस को बताया कि पहले वह ही थाना इलाके के गांव डेरा में अपने माता पिता के साथ रहता था। वहां पर उनका आलीशान मकान था। प्रभु उसका जिगरी दोस्त था और साल 2004 में दीपक की शादी बीना से हो गई और 2012 में दीपक को टाटा स्टील में फायरमैन के पद पर नौकरी मिल गई। इसके बाद वह जमशेदपुर के कदमा इलाके में आकर रहने लगा। दीपक का परिवार बढ़ने के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां और खर्च भी बढ़ने लगा था। फिर एक दिन दीपक ने अपने दोस्त प्रभु से कोई साइड बिजनेस करने की बात कही तो प्रभु ने उसे ट्रांसपोर्ट का काम करने की सलाह दी। प्रभु ने उसे काम तो बता दिया था, लेकिन दीपक के पास इतना पैसा नहीं था, तो इस पर प्रभु ने उसे सुझाव दिया कि वह सौंपी डेरा का अपना पुश्तैनी मकान बेच दे और उसका पैसा ट्रांसपोर्ट में लगा दे तो उसकी अच्छी आमदनी होगी और दीपक को यह बात अच्छी लगी। फिर उसने अपना पुश्तैनी मकान 40 लाख रुपए में बेच दिया और उनमें से 20 लाख रुपए उसने अपने भाई को दे दिए और बाकी के 20 लाख रुपए दीपक के पास ही रहे। और करीब 2 साल पहले उसके दोस्त प्रभु ने उसे 17 लाख रुपए में एक हाइवा और एक बुलेट दिलवा दी। फिर ये हाइवा उसने अपने दोस्त प्रभु के जरिए जो बीड़ा में चलवा दिया और इससे दीपक की अच्छी आमदनी होने लगी। लेकिन फिर 1 साल बाद कोरोना के कारण लॉकडाउन हो जाने से उसकी आमदनी कम हो गई और इस बीच दीपक को पता चला कि प्रभु ने जो ट्रक दिलवाया था उस पर 5 लाख रुपए रोड टैक्स बकाया है। परिवहन विभाग का नोटिस आने पर दीपक ने कर्ज लेकर टैक्स जमा कराया। इसके लिए उसने किसका कोऑपरेटिव सोसाइटी से 4.5 लाख रुपए और अपने पीएफ अकाउंट से 1.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था। दीपक की तनख्वाह तो 34,000 रुपये महीना थी, लेकिन सोसाइटी से कर्ज लेने के बाद उसे केवल 8,000 रुपये ही मिलने लगे थे और ट्रक से भी उसकी आमदनी कम हो गई थी। फिर करीब 6 महीने पहले ही प्रभु ने दीपक को बताया कि उसका भांजा रोशन खुद का और उसका ट्रक पश्चिम बंगाल में खड़गपुर की एक स्टील कंपनी में चलवा रहा है। रोशन पहले से ही दीपक का दोस्त था और रोशन की शादी भी दीपक ने ही कराई थी, इसलिए कमाई की उम्मीद में दीपक ने रोशन पर भरोसा करके बिना किसी लिखा पढ़ी के ही अपना ट्रक रोशन को सौंप दिया। रोशन ने दीपक का ट्रक तो कम बनी में लगवा दिया, लेकिन दीपक को कमाई का हिस्सा नहीं दिया और इसी के चलते दीपक लगातार कर्जदार होता चला गया। दीपक अपनी इस बर्बादी के लिए प्रभु और रोशन को जिम्मेदार मानता था और फिर दीपक ने उनसे बदला लेने के लिए कुछ इस तरह से प्लान बनाया कि उन दिनों दीपक अपने मोबाइल पर वेब सीरीज देखा करता था। वेब सीरीज को देखकर ही उसने हथौड़े से हत्या करने का प्लान बनाया। उसने अपने दोस्तों को मारने की योजना बना ली थी, लेकिन इस बात से परेशान था कि प्रभु और रोशन की हत्या करने के बाद अगर वो पकड़ा गया और जेल चला गया तो उसकी बीवी बच्चों का क्या होगा। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने अपने परिवार को भी ख़त्म करने का निर्णय लिया और 12 अप्रैल को दीपक सुबह जल्दी उठ गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी वीणा पानी भर रही थी। वह बिस्तर पर बेचैनी से उधर उधर करवटें बदलता रहा। उसकी पत्नी वीणा पानी भरने और छोटे मोटे घरेलू काम करने के बाद सुबह करीब 8 बजे फिर बेड पर लेट गई और दीपक ने उसी दिन अपने परिवार की और दोनों दोस्तों की हत्या करने का आखिरी फैसला कर लिया था। दीपक ने पहले से ही बेड के पास छिपा हुआ हथौड़ा निकाला और वीणा के सिर में पीछे से वार कर दिया। इससे पहले कि वह चीख पाती, दीपक ने नेत किए से उसका गला दबा दिया और वीणा की मौत हो गई। इसके बाद दीपक दूसरे काम में गया। वहां बेड पर उसकी दोनों बेटियां सो रही थीं। दीपक ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर बड़ी ही बेरहमी से दीपक ने सबसे बड़ी बेटी के सिर में हथौड़े से वार करके उसे मौत की नींद सुला दिया और फिर इसी तरह छोटी बेटी को भी मौत की नींद सुला दिया। अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को हत्या करने के बाद उसने रोशन को लंच पर आने के लिए फ़ोन किया। इसके बाद दूसरे दोस्त प्रभु को फ़ोन करके शाम को 4 बजे
जो जुबेदा में मिलने की बात कही। दोनों दोस्तों से बात करने के बाद वो नहा धोकर ससुराल गया और वहाँ से अपने गहने लेकर ज्वेलर्स के पास पहुँचा। फिर गहने बेचकर वो वापस आ गया। दीपक ने पुलिस को बताया कि कुछ देर बाद ही रिंकू घोष उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आ गई। रिंकू ने दीपक की पत्नी वीणा और बच्चों के शव देख लिए थे, तो दीपक को राज खुलने का डर हुआ, तो उसने रिंकी के सिर पर भी हथौड़ा से हमला करके उसे मार डाला। इसके बाद उसने रिंकी के मृत शरीर के साथ दुष्कर्म किया और रिंकी के शव को पलंग के बॉक्स में छिपा दिया। लेकिन रोशन की हत्या का प्लान फेल हो जाने के बाद वह बहुत डर गया था, इसलिए अपने क्वार्टर पर ताला लगाकर वह बुलेट से फरार हो गया और इस तरह से उसकी प्रभु को मारने की योजना भी अधूरी रह गई। जल्लाद बने दीपक की सनक में एक ट्यूशन टीचर रिंकी बेमौत मारी गई और उसने रिंकी के परिवार की खुशियां छीन ली। पुलिस ने दीपक के इस पूरे बयान और घटनास्थल से मिले सारे सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करने के बाद दीपक को कोर्ट में पेश किया और फिर दीपक इस दरिंदगी को देखते हुए कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।